Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, today we will revise various objective type questions from chapter 3 that is concerned with economics, and the name of this chapter is poverty as a challenge. गरीबी एक मुख्य समस्या के रूप में इस लेसन में हमने वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी को रीड किया था और अब मैं आपको वेरियस टाइप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ। तो थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ आप इस चीज़ को लीजिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहले जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, तो उसमें भी पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, यानी 4 ऑप्शंस होते हैं और 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर को चूज करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस सीरीज में देखिए बेटा, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नीचे दिए गए ऑप्शन यानी विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर पॉवर्टी। गरीबी को मापने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, कौन सा फैक्टर यूज किया जाता है। तो पहला फैक्टर है एजुकेशन एंड हेल्थ यानी शिक्षा और स्वास्थ्य है। दूसरा एजुकेशन एंड लिटरेसी लेवल, शिक्षा और साक्षरता का स्तर। और तीसरा है इनकम और कंजप्शन लेवल यानी आमदनी और उपयोग स्तर, यानी हम कितनी चीज़ें यूज करते हैं या कितनी हमारा कंजप्शन लेवल है। और डी आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबोव। तो इसमें बेटा जो है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए हम इनकम और कंजप्शन लेवल को लेंगे कि जैसा कि हम अपने चैप्टर में रीड कर चुके हैं कि कोई भी देश अपनी पॉवर्टी को मेजर करने के लिए मेजरली जो एक मेथड यूज करता है वो इनकम और कंजप्शन लेवल यानी आमदनी और खर्चे का स्तर देखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज़ हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी। नीचे दिए गए कौन से राज्यों में पीडीएस सिस्टम जो है यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने की मदद से गरीबी दूर करने में मदद मिली है। तो वो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए फिर से, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और बिहार। तो एज इट इज़ आपको पता है चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि साउथ इंडियन स्टेट यानी तमिलनाडु के अंदर पीडीएस सिस्टम को इफ़ेक्टफुली लॉन्च किया गया है और वहाँ इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। और इसके बाद आप देखिए, फॉर हाउ मैनी डेज मनरेगा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। मनरेगा स्कीम के तहत कितने दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है यानी सुनिश्चित रोजगार कितने दिनों का होता है। आपके पास ऑप्शन है 70, 80, 90, 100। तो जैसा कि आपको पता है मनरेगा को आजकल हम नरेगा कहते हैं और इसके अंडर में जो है 100 डेज का इंश्योर्ड वर्क दिया जाता है यानी 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार गरीब परिवारों को मिलता है। हु इज कंसिडर्ड एज पुअर। गरीब किसको माना जाता है, लैंडलॉर्ड्स को, लैंडलेस लेबरर्स को, रिच फार्मर को और बिजनेसमैन को। इन 4 ऑप्शन में से गरीब कौन है। जैसा कि आपको पता है कि ये लैंडलॉर्ड्स होते हैं, इनके पास लार्ज एरिया, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड होता है। रिच फार्मर्स के पास भी अच्छी ज़मीन होती है, अच्छा मुनाफा वो कमाता है। बिजनेसमैन का भी अपना इंडस्ट्री है या अपना बिजनेस है जिसके थ्रू वो काफ़ी प्रॉफिट गेन करता है। तो बाकी रह कौन गया, लैंडलेस लेबरर यानी जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है। ऐसा मजदूर क्या करेगा, उसके पास इनकम का तो कोई सोर्स ही नहीं है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं गरीब ये व्यक्ति है, लैंडलेस लेबरर यानी भूमिहीन मजदूर। आगे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेथड टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन से तरीके से भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है, उसका अनुमान लगाया जाता है। पहला देखिए इन्वेस्टमेंट मेथड के थ्रू, दूसरा कैपिटल मेथड के थ्रू, तीसरा ह्यूमन मेथड और फोर्थ है इनकम मेथड यानी खर्च के आधार पर, पूंजी के आधार पर, इंसानों के आधार पर या आमदनी के आधार पर। तो इसमें से बेटा अगर हम कहें कि पॉवर्टी लाइन मेजर करने के लिए हम ज़्यादातर जो हमें सूटेबल आंसर दिखाई दे रहा है वो है इनकम मेथड यानी आमदनी का उपाय यानी आमदनी का तरीका। हम किसी भी पर्सन की आमदनी से ही उसको गरीबी रेखा से ऊपर या नीचे मेजर करते हैं या मानते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए बेटा आप, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर। किस राज्य में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, ओडिशा।
ये 4 स्टेट दिए गए हैं। इनमें से बेटा जो सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं वो ओडिशा में रहते हैं, यानी उड़ीसा के अंदर। विच सोशल ग्रुप आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी, सबसे ज़्यादा कौन सा सामाजिक वर्ग जो है गरीबी से असुरक्षित है, यानी गरीबी की वजह से वो असुरक्षित महसूस करता है। तो उन 4 ऑप्शन हैं, रूरल एग्रीकल्चर, लेबर हाउस होल्ड्स, ग्रामीण क्षेत्रों के जो एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड्स है, यानी कृषि से संबंधित कृषि में अपने श्रम का उपयोग करने वाले परिवार, अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स या शहरी क्षेत्रों में जो कैजुअल लेबर्स के रूप में काम करते हैं ऐसे परिवार, स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग, या डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, यानी उपर्युक्त सभी। तो इन 4 जो विकल्प दिए गए हमें, इनमें से सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक ऐसा सोशल ग्रुप कहेंगे तो स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के लोग ही माने जाएंगे। और अगर हम इसमें इकोनॉमिक वल्नरेबल ग्रुप की बात करें तो आपके कौन से आ जाएंगे, एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड रूरल में, और अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड इसमें ये माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए कौन सी संस्था अपना योगदान देती है, यानी किस संस्था के जरिए गरीबी रेखा का निर्धारण करवाया जाता है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो भारतीय सांख्यिकीय संस्था, दूसरा है राष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्था, और तीसरा है आपका मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, और फोर्थ आपका रहेगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो इन 4 ऑप्शन में से, जैसा कि आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करवाने में हेल्प करती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो ये तो थे कुछ बेटा MCQ क्वेश्चंस। अब हम कर रहे हैं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। जैसा कि मैं पिछले अपने असाइनमेंट में आपको बता चुकी हूँ कुछ क्वेश्चंस सेकंड चैप्टर से, तो अब थर्ड चैप्टर के हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे नीचे 2 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे हर क्वेश्चन में, और एक जो होगा वो होगा असर्शन यानी अभिकथन, और दूसरा होगा रीजन यानी पहली वाली बात का वो एक्सप्लेनेशन होगी। और अगर होगी तो फिर हम 4 ऑप्शन हमें दिए गए होंगे ऊपर, और उसके बाद क्वेश्चंस की एक सीरीज आएगी। हमें इसमें से एज्यूम करना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट आंसर उस लाइन के अकॉर्डिंग उन 2 लाइनों को सूट करता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे स्टार्टिंग में दिए गए हैं, बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। A और R दोनों सही हैं, और R जो है असर्शन यानी A की सही व्याख्या करता है। बोथ A and R ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। A और R दोनों सही हैं, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। A सही है परंतु R गलत है। A is false but R is true। A गलत है परंतु R सही है। ये 4 ऑप्शन है, ये हर 2 सेंटेंस के ऊपर लागू होंगे। इनमें से हमें चूज करना होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए असर्शन का, यानी अभिकथन जिसे कहा जाता है। मनरेगा हैज लॉन्च्ड इन 2005, मनरेगा स्कीम को 2005 में लागू किया गया था। रीजन, इट वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल। ये इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि सभी व्यक्तियों को एक प्राइमरी लेवल की फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जा सके, या फिर शिक्षा सभी को मिल सके जो कि कंपल्सरी हो, यानी सबके लिए आवश्यक हो। तो हमारे हिसाब से पहली मनरेगा की बात है और दूसरी एजुकेशन की बात आ गई, जो कि इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है। और अगर हम इसमें बात करें ट्रू की, तो A सही है, R गलत है। तो इसके हिसाब से हमारी इन 4 ऑप्शन में से जो आंसर आता है वो है A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। A सही है परंतु R गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये बेटा। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज़ बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। हमारे देश के अंदर गरीबी का ज़्यादा दर होने की वजह से, यानी ज़्यादा गरीबी इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर आय की असमानता पाई जाती है, यानी आमदनी एक समान नहीं है सब लोगों की, इस वजह से यहाँ पर गरीबी है। दूसरा इसका रीजन क्या दिया गया है, लैंड एंड अदर रिसोर्सेज आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट सेक्शंस एंड ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। जमीन और दूसरे संसाधन
समाज के सभी वर्गों को और समाज के सभी समूहों में बराबर से नहीं बांटे गए हैं, यानी असमान रूप से बांटे गए हैं। तो ये एक दूसरे से लिंक करती हुई बात हैं जो कि गरीबी का कारण बता रही हैं। तो इस हिसाब से ये पहला ऑप्शन हम मुझे सूट करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें ए और आर दोनों ही बातें सही हैं और आर जो है कहीं ना कहीं से ए की सही एक्सप्लेनेशन है, यानी उसकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, असर्शन पॉवर्टी हैज डिक्लाइंड सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। गरीबी जो है धीरे धीरे कम हो रही है चाइना यानी चीन के अंदर और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के अंदर गरीबी का स्तर पहले से बहुत ज़्यादा कम हुआ है। रीजन These nations have achieved a rapid income growth and have invested in human resources। क्योंकि इन क्षेत्रों में देशों ने अपनी तेज गति से अपना आर्थिक विकास किया है और इसके साथ साथ मानव संसाधन के ऊपर फोकस किया, यानी मानव संसाधन के विकास में भी अपना खर्च किया है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि गरीबी कम हुई है और किस वजह से हुई है, यानी आर ए की सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो ऐसे में फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, A and R are true and R is the correct explanation of A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, assertion the proportion of people below poverty line is same for all social groups in India। सभी प्रकार के जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग हैं उनका अनुपात, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों का अनुपात देश के बाकी सभी सामाजिक समूहों के बराबर है, यानी इक्वल पॉपुलेशन का प्रपोर्शन है। रीजन अ कॉमन मेथड ऑफ एस्टिमेट पॉवर्टी इज पॉवर्टी लाइन। एक साधारण सा तरीका है गरीबी को मापने का, गरीबी रेखा। तो बेटा इसमें देखा जाए तो पहला जो है गलत दिखाई दे रहा है कि उतने ही गरीब है जितने बाकी देश के अंदर बाकी सोसाइटी के मेंबर हैं। तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। और दूसरा अगर हम बात करें कि पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया, पॉवर्टी लाइन के थ्रू हम एस्टिमेट करते हैं, ये सही है। तो इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ से हम देख सकते हैं, जो हमें 4 ऑप्शन आंसर के दिए गए थे वो उसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन सही बैठ रहा है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब हम कर रहे हैं मैच द कॉलम ए और बी को आपने मैच करना है, साथ साथ यहाँ पर सीक्वेंस लिखते चलेंगे आंसर का, जिससे कि हम नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चूज कर पाएँ सीक्वेंस वाइज आंसर को। देखिए, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY एक जगह दिया हुआ है और इसमें आप देखिएगा कि इसमें से कौन सा इसको सूट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा है मनरेगा स्कीम, थर्ड है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY, मनरेगा योजना और ग्रामीण रोजगार उत्पादक कार्यक्रम REGP जिसको कहा गया, इसको हमें मैच करना है। इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं का रोजगार स्थापित करने में मदद देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड और खुद का रोजगार स्थापित करने में शिक्षित वर्ग को, जो शिक्षित वर्ग के लोग जो बेरोजगार बैठे हैं उन्हें अपना खुद का रोजगार स्थापित करने में मदद देना, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट हर परिवार को देना जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और गरीब है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है वो इससे जुड़ी हुई है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, यानी पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को अपने काम करने की प्रेरणा देना या अपने काम करने के लिए फंड प्रोवाइड करवाना PMRY के थ्रू करवाया जाता है। और मनरेगा स्कीम जो है 100 डेज का इंश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट देती है पुअर रूरल हाउस होल्ड्स को। और इसके अलावा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत क्या किया जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाता है रूरल एरियाज में। तो आपने देखा यहाँ पर हमारे पास आ गया BCA हमारे पास ये ऑप्शन आए, BCA यहाँ पर ACB CAB BCA, ये थर्ड ऑप्शन सूट कर रहा है इसको। तो यानी हमारा सही आंसर क्या होगा, C ऑप्शन। तो हम इसको टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, एक और अलग टाइप से क्वेश्चन आया है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट। आपको नीचे दिए गए वाक्यों को सही करना है और दोबारा लिखना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर लिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, कि हमारे आर्थिक विकास के सूचक हैं
यहाँ पर अनपढ़ता का स्तर या फिर कार्य के अवसरों की कमी या स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। तो इसमें से बेटा अगर हम बात करें कि ये जो इंडिकेटर हैं ये इकोनॉमिक ग्रोथ के नहीं हैं, ये किसके दिखाई दे रहे हैं? ये पॉवर्टी के दिखाई दे रहे हैं, गरीबी के दिखाई दे रहे हैं। यानी ये जो सिचुएशंस बताई गई हैं ये किस कंडीशन में होती है? पॉवर्टी में होती हैं, ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ में। इकोनॉमिक ग्रोथ में तो इसका रिवर्स होगा, यानी उल्टा होगा कि आपको अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आपके देश का लिटरेसी लेवल हाई होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो यहाँ पर कौन सा चीज़ गलत है? इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ड जो है वो गलत है, इसकी जगह हम लिख देंगे पॉवर्टी। और दोबारा से इसको लिखेंगे, द इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी आर इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यूजेज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर कंपेयरिंग द क्राइटेरिया ऑफ पॉवर्टी लाइन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जैसा मेथड यूज करता है, किसको कंपेयर करने के लिए, किसकी तुलना करने के लिए? जो विकासशील देश हैं उनमें आपस में गरीबी रेखा को मापने के लिए उनको आपस में कंपेयर करता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि जो इंटरनेशनल लेवल की पॉवर्टी लाइन को मेजर करने की बात है वो कभी भी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं की जाती, वो तो देश के अंदरूनी हिस्सों में की जाती है। यानी किसी भी हमारे देश के अंदर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करता है। तो यहाँ पर गलत क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड है दिए गए हैं ये संस्था का नाम गलत दिया गया है। इंटरनेशनल लेवल पर पॉवर्टी लाइन को डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में मेजर करने के लिए या कंपेयर करने के लिए वर्ल्ड बैंक काम करता है, यानी विश्व बैंक काम करता है। तो हम इस 4 वर्ड्स को हटाकर यहाँ पर सिर्फ वर्ल्ड बैंक लिख देंगे और बाकी हमारा सेम रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ मैं आपको शो कर रही हूँ, द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक प्रपोज एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप्स बाई 2030। जो नए विश्व बैंक के अनुसार या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स सेट किए गए हैं वो विश्व बैंक के अनुसार 2030 तक अनुमान लगाते हैं कि सभी प्रकार की गरीबी संसार से ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो अनुमान है क्या सच में वर्ल्ड बैंक ने बनाए हैं या इसमें जो ईयर दिया गया 2030 क्या वो सही है या फिर कोई और गोल्स उसने सेट किए हैं? तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का कोई रोल नहीं था। हमारी बुक में ये स्टेटमेंट आई थी, जो न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यानी नए संपोषणीय विकास के उद्देश्य ये सेट किए थे यूनाइटेड नेशंस ने, ना कि वर्ल्ड बैंक ने। यानी संयुक्त राष्ट्र ने ये जो है गोल सेट किए हैं, उद्देश्य निर्धारित किए हैं कि 2030 तक पूरे विश्व में से सभी प्रकार की गरीबी को दूर कर दिया जाएगा। चाइना हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो $1.90 a day। चीन के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं गरीबी रेखा का जो स्तर होता है जिसमें $1.90 पर डे के हिसाब से अर्निंग नहीं कर पाते हैं वो लोग ज़्यादा हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, यहाँ पर चाइना वर्ड जो है वो गलत दिया हुआ है, यहाँ पर आना चाहिए नाइजीरिया। नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का जो पार्ट है या परसेंटेज है वो $1.90 भी नहीं कमा पाता पर डे के हिसाब से। यानी नाइजीरिया को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे चाइना के साथ। फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं हमारे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, द डैश ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट पीरियोडिक सर्वे टू एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पीरियोडिक सर्वे करवाता है यानी समय समय पर सर्वेक्षण करवाता रहता है गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए? तो हमारे देश के संदर्भ में वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, यानी राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोग है या वो संस्था है जो इन सब को कंडक्ट करती है। इनकम एंड डैश आर द 2 इंडिकेटर्स यूजुअली रिलेटेड टू पॉवर्टी। तो एक तो गरीबी को मापने के लिए 2 सूचक पढ़े थे थोड़ी देर पहले। उनमें पहला तो इनकम लेवल था, दूसरा क्या था? कंजप्शन लेवल, यानी हमारी उपयोगिता, यानी कौन सी हमारे प्रयोग करने की क्षमता, कोई भी चीज़ हम कितनी यूज करते हैं, कितना खर्चा करते हैं। कंजप्शन लेवल का मीनिंग हो जाएगा खर्चा, यानी कितना पैसा हम खर्च करते हैं और कितनी हमारी आमदनी है, उसके बेसिस पर ही हम देश की पॉवर्टी को मेजर करते हैं या एस्टिमेट लगाते हैं। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया इज डैश।
अब ग्रामीण क्षेत्रों में हम जब कैलोरी रिक्वायरमेंट यानी कैलोरी की कितनी ज़रूरत है, औसतन कितनी कैलोरी का भोजन लोगों को मिलना चाहिए, यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्वांटिटी, कितनी कैलोरी का फूड रूरल एरियाज में पर पर्सन को मिलना चाहिए, वो है 2400 कैलोरीज का, यानी 2400 कैलोरी का। अब नेक्स्ट देखिए, 1/3 ऑफ प्रपोज जॉब्स अंडर मनरेगा हैव बीन रिजर्व फॉर डैश। मनरेगा स्कीम के तहत 1/3 हिस्सा कार्य के अवसर आरक्षित किए गए हैं। किसके लिए किए गए? 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व की गई है मनरेगा स्कीम के तहत? ये रूरल पुअर हाउस होल्ड से बिलोंग करने वाली लेडीज के लिए किए गए हैं। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे वीमेन, यानी औरतों के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, थोड़ा सा अलग टाइप के इसकी फॉर्मेशन है। रीड द इन्फॉर्मेशन, नीचे दी गई सूचना को पढ़िए एंड राइट अ सिंगल टर्म, और इसके लिए एक इकाई पद लिखिए या फिर इसको संक्षिप्त में लिखिए कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, ये कौन सी टर्म है। इट इज़ ए सिचुएशन ऑफ हेल्पलेसनेस व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। ये असहायपन की, लाचारी की वो स्थिति है जब एक इंसान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, जो कि जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि भोजन, घर और कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान जिसको बोलते हैं, वो नहीं मिल पाती हैं। एक ऐसी स्थिति को हम क्या कह सकते हैं? शॉर्ट टर्म में हम इसको एक वन वर्ड में हमें इसे इन सब के आंसर देने हैं, वो है पॉवर्टी की सिचुएशन, यानी गरीबी। सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटी टू द पुअर पीपल थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज, सरकारी एजेंसियों के जरिए गरीब परिवारों को जरूरी सामानों की सप्लाई देना या उपलब्धता करवाना। किसके थ्रू करवाया जाता है ये सारी चीज़ें? जरूरी सामान जो जीवन के लिए, जीने के लिए सही है, ज़रूरी हैं, वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट की एजेंसीज एसेंशियल कमोडिटीज को पुअर हाउस होल्ड, पुअर पीपल को अवेलेबल कराती है, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए, राशन डिपो के जरिए। राशन डिपो तो बेटा एक उसका यूनिट हो गया पीडीएस सिस्टम का, लेकिन हमें यहाँ पर रियल आंसर आएगा हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब नेक्स्ट टर्म देखिए बेटा, it is a type of unemployment in which a worker is employed during some parts of the year, especially during harvesting or sowing season, and remains without work during the rest of the year। एक ऐसी बेरोजगारी की स्थिति जब एक श्रमिक को साल के कुछ महीनों में ही काम मिलता है, और ख़ास करके या तो फसल काटने के मौसम में या फिर फसल बोने के मौसम में, और बाकी के दिनों में वो साल के बाकी दिन खाली रहता है, उसे मजबूरी में खाली रहना पड़ता है। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? किस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट है? ये है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी यह छिपी हुई बेरोजगारी तो हमारी वो दूसरी थी, परछिन्न बेरोजगारी जिसे हम कहते हैं, डिस्गाइज। लेकिन ये है कि जहाँ हम कुछ महीने खाली रह रहे हैं क्योंकि सीजनल एक्टिविटी हमारी, तो ये है हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी मौसमी बेरोजगारी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको रिवाइज करेंगे और इससे अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।